हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या सारे मतलबी बच्चे मुझे सुन सकते हैं? यस यस, ओके ठीक है, तो फिर आ जाती हूँ फिर सामने। ऑल राइट, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो भाई? इतने दिन बाद आ रहे हो तुम लोग। क्या हाल चाल आप लोगों के? मस्त एकदम। कैसा गया आपका दिन? हाउ वॉज योर डे? हाय 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 एवरीवन। स्क्रीन ऊपर कर दो हल्का सा, स्क्रीन। हाँ हाँ, क्या बात है, मिस किया तुम लोगों ने? तुम लोग तो नहीं करते हो, मुझे पता है। तुम लोग को तो बिल्कुल भी फीलिंग्स तो तुम लोग की खत्म हो चुकी है। फीलिंग लेस जो हो रहे हो तुम लोग। हाँ कह रहा है मैम आप कौन? बहुत पिटोगे तुम लोग, शैतान तो हो तुम लोग, है ना। चलो ऑल राइट, सो वेलकम टू द सेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड ये चैप्टर आपका अराउंड 4 to 5 सेशंस इस चैप्टर में हम देंगे, एंड ये चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे। ऑल राइट, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। एकदम एनर्जी है ना, स्टार्ट कर दे, है ना। एनर्जी तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा रहती है, हमेशा रहती है। 9th वालों की एनर्जी इज लाइक नेक्स्ट लेवल, है ना। बहुत मिस किया। अच्छा चलो ठीक है, मान लेती हूँ अब तुम लोग की ये झूठी बातें भी मान लेती हूँ। इतना चुभने लगा हूँ, कैक्टस तो नहीं ठीक है। ऑल राइट, सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेक्चर 1 है आज, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? तो आज हम सबसे पहले हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ एटम्स जानेंगे। डिस्कवरी तो नहीं, बट मेन हिस्ट्री होगी, और डिस्कवरी मतलब कहाँ से आया एटम्स, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम जानेंगे। खैर एटम्स तो हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में जानेंगे, आज केवल आप हिस्ट्री और डिस्कवरी के बारे में बात करोगे इसकी, ठीक है। साथ ही साथ आप जानोगे बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये 3 टॉपिक्स को आज हमें करना है कवर, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं विद डिस्कवरी ऑफ एटम्स। यार एटम की जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी से एटम, तो ये जो एटम है ना, ये कहां से आया, किसने इसके बारे में बताया? तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। देखो यार, एक ऐसे टाइम पे सोचो, इतनी पुरानी ये बात है जब हम इस सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं थे, तब एटम जैसी एक डिस्कवरी हुई जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि एटम की डिस्कवरी का क्रेडिट तो खैर एज सच सारी बुक्स में हमारे इंडियन साइंटिस्ट को नहीं जाता, बट बहुत से इंडियन फिलोसोफर भी थे जिन्होंने एटम के बारे में बताना शुरू किया था, है ना। बहुत से इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने एटम्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था। जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। इन्होंने बोला था एटम के बारे में। अब देखो, एज आई सेड, एटम का जो जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, ये वाला, तो ऐसे सोचो कि आपको एटम के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे मुझे पता है तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो, तुम तो हर चैप्टर यही सोच के पढ़ते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हें सच में नहीं पता होता है ना। इन शॉर्ट इस चैप्टर को थोड़ा वैसे ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हमें नहीं पता भाई अभी एटम के बारे में, अभी हमें नहीं पता, तो हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ था, फिर वो गलत प्रूव हो गया। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको एटम के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानकारी है, बट भूला। वो तुमने मूवी देखी है, वो मूवी देखिए भूला, तो तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो आपके लिए सबसे आसान काम है ना। राइट, तो एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। इन्होंने ना एटम के बारे में बताया। अच्छा, एक एटम को जानने के लिए इन्होंने कैसे बताया? आप एक पेज लो और उसको फाड़ दो, ठीक है। अब इस पेज को बहुत बार टेयर कर दो, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे बस अब इससे ज्यादा छोटा ये पेज नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत टाइम बाद एक इतना छोटा सा पार्टिकल आएगा ना, आप बोलोगे अब इससे छोटा पार्टिकल नहीं मिल सकता। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जबकि रियलिटी में तो उससे भी छोटा उसका पार्टिकल हो सकता है ना। तो महर्षि कन्नड़ ने हमें ऐसे ही कुछ बताया। इन्होंने बोला कि अगर हम मैटर जो हम पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर्स में, अगर उस मैटर को आप देखते हो, है ना, तो वो मैटर किसी ना किसी से तो मिलके बना ही होगा। तो अगर मैं किसी भी मैटर को, हर चीज मैटर है, मैं इस मैटर को उठाऊं, मैं इसको तोड़ना शुरू कर दूं, तो ये इनफाइनाइट पार्टिकल्स तक टूट सकता है। ये इनफाइनाइट पार्टिकल तक टूट सकता है, पर एक ऐसा पार्टिकल जरूर आएगा जिसके फर्दर उसको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने क्या पोस्टुलेट किया था, क्या बताया था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करना शुरू करें, अब ऑफ कोर्स
इंडियन फिलोसफर अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने मैटर को पदार्थ बोल रहे थे, वो मैटर को एक पदार्थ के नाम से यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स हमें मिलते चले जाएंगे उस टाइम पे, है ना, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल मिल जाएंगे, पर एक टाइम जरूर आएगा जब उसे और नहीं तोड़ सकते, है ना, जैसे अपना दिल होता है ना, एक बार टूटेगा, 2 बार, फिर उसके बाद आदत हो जाती है। हाँ, तो क्या बोला इन्होंने, ऐसे इन्होंने बोला कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो वील स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर एंड फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें छोटे 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 पार्टिकल्स मिलते रह जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम, जो मैम ने बताया कि एक ना एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। अब उसके आगे उसको तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है ना। कितनी बार तोड़ सकते हो किसी का दिल, तो बस वही वाली बात है कि आप किसी पार्टिकल को तोड़ना स्टार्ट, आप किसी मैटर को तोड़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप तोड़ते जा रहे हो, छोटे 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 पार्टिकल्स मिलते जा रहे हैं। मैंने एक हथौड़ी ली, मैंने इसको तोड़ दिया, अब मैं इसको तोड़ती जा रही हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जा रहे हैं, फिर मैंने उस पार्टिकल को फिर तोड़ा, फिर छोटा पार्टिकल मिला, फिर मैंने तोड़ा, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब एक बहुत छोटा पार्टिकल आ जाएगा एंड अब मैं उसको नहीं तोड़ सकती, फर्दर पार्टिकल्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकती, तो उसको हम बेटा बोलते हैं परमाणु। इनके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया परमाणु। तो परमाणु क्या है, वही जो हम एटम के नाम से जानते हैं, कि अगर मैंने किसी मैटर को, चलो इंडियन फिलोसफर की लैंग्वेज में बात करते हैं, मैंने किसी पदार्थ को तोड़ना शुरू किया तो मैं उसे तब तक तोड़ती जाऊंगी जब तक उसके इनफाइनाइट पार्टिकल्स हो गए, है ना। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जिसे तोड़ना मुश्किल हो गया या उसको हम नहीं तोड़ सकते, अब वो टूट ही नहीं सकता, तो उस पार्टिकल का नाम हम रख देंगे मैम, वो हो गया अपना परमाणु, ठीक है। तो परमाणु इज व्हाट, मैं परमाणु नहीं पानू यार, 9th क्लास के बच्चे हो, तो मैं इतने छोटे से बच्चे हो, ये बातें कैसे कर लेते हो बेटा, ये सब बातें नहीं किया जाता, ठीक है। तो परमाणु जो है अपना, परमाणु इसे यही बोलते हैं, इसको पानू नहीं बोलते, ठीक है। तो ये जो अपना परमाणु है ना, ये बहुत छोटा पार्टिकल है जिसे आज के टाइम पे, या जिसको हम इंडियन लैंग्वेज से हटके बात करें तो जिसे हम एटम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैम स्लाइड बहुत अच्छी, क्या बात है यार, तुम लोग तो धीरे धीरे साथ रह के सीखते जा रहे हो चीजें, वेरी गुड ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा कि महर्षि कन्नड़ ने काफी सारी बातें बताना स्टार्ट कर दी थी, किसके बारे में, मैटर के बारे में, मैटर किससे मिलके बना है, एटम के बारे में, ठीक है। तो ये बातें हमारी चल रही थी, यस मैम। अब एक और इंडियन फिलोसोफर थे पकुड़ा कत्यायना ने क्या बोला, पकुड़ा कत्यायना का कहना था कि यार आप जो बता रहे हो वो सही है, तो उन्होंने क्या किया, जो महर्षि कन्नड़ ने बोला है उसे ही इलैबोरेट करके समझा दिया, है ना, मतलब उसी का एक डिटेल वर्जन समझा दिया, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला elaborated this doctrine and said that these particles are normally exist in the combined form which give us various form of matter। मतलब अब आप सुनना बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने एक मैटर उठाया, ठीक है, मैंने इसको तोड़ा, मैं तोड़ती गई, ठीक है, तोड़ दिया, छोटा सा पार्टिकल मिला। अब वो पार्टिकल को मैंने बोला यार ये महर्षि कन्नड़ के हिसाब से परमाणु है जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। फिर उसके बाद पकुड़ा कत्यायना के हिसाब से क्या है कि ये जो छोटा पार्टिकल तुमने तोड़ दिया ना, बिखेर दिए ना जो पार्टिकल्स, इसको उठा के जोड़ दो तो मैटर मिल जाएगा। तो एक तरीके से दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस हमें महर्षि कन्नड़ कह रहे हैं कि आप पार्टिकल को तोड़ते जाओगे तो छोटा पार्टिकल मिलेगा जो कि परमाणु है, और इनका कहना है बहुत सारे परमाणु मिलके मैटर बना रहे हैं, या जिसको पदार्थ बोल सकते हैं, पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के हिसाब से मानना था। मेरे ख्याल से ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई होगी, भाई भूले तो नहीं हो, हाँ भूल तो नहीं गए, इतने दिन बाद क्लास में मिल रहे हो तो रूल्स तो क्लास के पता ही होंगे आपको, है ना, हाँ वेरी गुड। तो आई होप सो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी बेटा, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। चैट बॉक्स थोड़ा सा तेज होता है ना, इस टाइम पे तेज हो जाती है मेरी चैट बॉक्स, तो हो जानी चाहिए, हो गया ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एज वी सेड कि ये इंडियन फिलोसोफर बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, इसके बाद हम 2 एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ये 2 एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बोला,
जो हम हिंदी की लैंग्वेज में समझा रहे थे ना ये सारी बातें, हिंदी में कि ये परमाणु है, ये पदार्थ है, ये सारी बातें समझा रहे थे ना, वैसे ही इन्होंने ब्रिटिश लैंग्वेज में यूकेन से समझाया, ठीक है। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, वही सेम कहानी की इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, हम मैटर को ले ले तोड़ने लग जाए तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब एक पार्टिकल ऐसा आ जाएगा जिसको हम और फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते और फर्दर नहीं तोड़ सकते। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये तो मतलब इसकी डिस्कवरी जो एटम की है हम इनका नाम दे देंगे, है ना, महर्षि कन्नड़ का या ये सब, तो बेटा ये सिर्फ बातें चल रही हैं, ये सिर्फ कहते हैं ना ओपिनियन हम अपने शेयर करते हैं, ये उस तरीके की बातें चल रही हैं, यहाँ पे कोई प्रूफ्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें चल रही है। बल्कि हो सकता है जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स बोल रहे हैं वो कहीं और साइंटिस्ट को तो पता भी नहीं चल रहा है ये सारी बातें, तो यहाँ पे कोई प्रूफ की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता था, ऐसा बोला गया था, ठीक है, ठीक है, यस। अब आएगा हमारे पास, अब कौन आ गए, अब हमारे पास आ गए मैम डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी वही बात बताई, सेम बात बता रहे थे कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम किसी मैटर को तोड़ते जाएं तो अ स्टेज विल कम वेयर वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल अराइव जिसको वी कैन नॉट फर्दर ब्रेक, जिसको हम और ज्यादा पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अब तुम सोचोगे तोड़ोगे तो तुम नहीं तोड़ पाओगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज पार्टिकल एज एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल। नोट करिएगा एटम एक ग्रीक वर्ड से आया है, एटोमियो, एटम, एटम एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम होता था इनडिविजिबल या अनकटेबल। एटोमियो, इनडिविजिबल या फिर अनकटेबल। अब इसको तोड़ोगे तो ये नहीं टूटेगा, ऐसा इस वर्ड का मीनिंग था, तो इसीलिए इस पार्टिकल का नाम रख दिया गया एटम, ठीक है। तो एटम बोल दिया गया, इसको क्या बोल दिया गया, एटम बोल दिया गया। तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने हमें इसी के बारे में बताया था कि अगर आप किसी चीज को, मैटर को तोड़ना शुरू करोगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वो बहुत छोटा सा पार्टिकल दे देगा, अब उसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते थे एटोमियो, जिसका मीनिंग होता था इनडिविजिबल या फिर अनकटेबल, और वहां से नाम आ गया एटम। एटम, क्या हमें एटम तक की कहानी समझ में आ गई? अभी हमें एटम की हिस्ट्री समझ में आई, क्या क्या हुआ, हिस्ट्री समझ में आई क्या क्या हुआ एटम की, हाँ समझ गए, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लॉज आए, अभी एटम की सिर्फ बात चल रही थी, भूलना नहीं इस बात को, एटम की सिर्फ बातें चल रही थी कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैटर तो डिस्कवर हो चुका है, मैटर को तोड़ोगे तो ये हो सकता है, मैटर किसी से मिल के बना है, उसको तोड़ोगे तो वापस वो किसी चीज में बिखर जाएगा, सिर्फ ये बातें हुई। अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कि अगर हम मैटर के बारे में समझ चुके हैं तो इस मैटर में कुछ लॉज फॉलो हो रहे होंगे, कोई रूल्स फॉलो हो रहे होंगे, है ना। तो उन लॉज को हम समझेंगे। पहले पहला लॉ है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचा के रखना, काइंड ऑफ, है ना, ये चीज कंजर्व्ड है ना। मास का मतलब तो तुम सब जानते ही हो, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है कि मास को बचा के रखना है, काइंड ऑफ कह सकते हो। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास होता है, या जिसको कई लैंग्वेजेस में, कई बुक्स में मैटर दिया रहता है, वो ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो हम उसे कभी खत्म कर सकते हैं। मास या मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना ही तो आप उसे बेटा बना सकते हो कभी भी, है ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसे कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दोनों में से कोई काम हम नहीं कर सकते। मतलब मान लो मैंने बोला कि इसको हमने तोड़ते गए, एक छोटा सा पॉइंट आया, अब उसको हम ना ही तो बना सकते थे, ना ही तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट द मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मास कंजर्व्ड होके रहता है, मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है किसी भी सिचुएशन में, ना ही तो वो बढ़ेगा ना ही तो वो घटेगा। मैम एक एग्जांपल समझो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला सुनो मुझे ना पानी बनाना है, पानी H2। तुमने बोला आसान है, H2 ले लो, O2 ले लो, H2O बना दो। मैंने कहा ठीक है, तो हमें बनाना है पानी H2O। मैम H2 और O2 ले लो, बन जाएगा H2O, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अब सपोज कर लो मैंने X ग्राम H2 लिया, ठीक है, और Y ग्राम O2 लिया, तो मुझे Z ग्राम H2O मिल गया, सपोज कर लो, ठीक है। बाय मास हम बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला सपोज X ग्राम H2O लेके आओ, H ग्राम H2 लेके आओ, Y ग्राम O2 लेके आओ, लो मैं बना लूंगी H2O। तुमने कहा ठीक है मैम, बन गया ना। हाँ, अब तुमने क्या बोला? मैम आपने ना
x ग्राम H2 लिया, y ग्राम O2 लिया, और जो z है वो पता है क्या आ रहा है, वो आ रहा है मैम x से बहुत बड़ा और y से भी बहुत बड़ा, ग्रेटर देन x, जो z है वो ग्रेटर देन x है एंड z जो है वो ग्रेटर देन y है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही। इसको आप ना एक नंबर से ही समझो वरना आप कंफ्यूज होगे, रुको x y से मत समझो। मान लो, लेट कर लो, मैंने बोला 2 ग्राम जब मैंने H2 लिया है ना, और जब मैंने बेटा 32 ग्राम O2 लिया तो मुझे उस टाइम पे 18 ग्राम ये मिल गया, 16 बोल दो इसको, 8 बोल दो, ठीक है, 1 ग्राम और 8 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम और 8 ग्राम लिया तो मुझे H2O मिल गया, ठीक है। हमने कुछ भी अमाउंट में लिया और मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया वाटर, ठीक है। अब आपने बोला मैम पता है आपने हाइड्रोजन जो 1 ग्राम डाला है ना, वो रिएक्शन में जाने के बाद 10 ग्राम हो गया, 10 ग्राम। तो क्या ये कभी पॉसिबल है? अगर मैंने 1 ग्राम H2 डाला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1 ग्राम डाला तो रिएक्शन में वो 1 ग्राम ही रहेगा, वो बढ़ कैसे गया अपने आप? ये कभी पॉसिबल नहीं है, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड। मास अपने आप क्रिएट थोड़ी हो जाएगा रिएक्शन में, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला 1 ग्राम आपने H2 लिया था ना रिएक्शन में, मैम वो 0 ग्राम हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? वो हमने 1 ग्राम लिया है तो वो 1 ग्राम रहा होगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। आप मास को अपने आप पैदा नहीं कर सकते, आप मास को मार भी नहीं सकते, दोनों में से कोई काम नहीं हो सकता मास के साथ। और कोई एग्जांपल ले लो, आपने बोला, मम्मी ने आपसे बोला कि यार मैं ना तुम्हें 10 रुपए दे रही हूँ, पापा ने बोला मैं तुम्हें 20 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास टोटल 10 ग्राम का कुछ दिया, चलो अच्छा ठीक है, 10 ग्राम कुछ खाने की चीज दे दी, चिप्स दे दिया, और 20 ग्राम कुछ दे दिया, रुपीज में मत लो, ठीक है, मास की बात हो रही है, ठीक है मैम। तो आपके पास मान लो 30 ग्राम चिप्स हो गए, चिप्स खिला दो, ठीक है, तो वैसे ही 10 ग्राम 20 ग्राम, तो किसी ने 10 ग्राम आपको चिप्स दिए, 20 ग्राम चिप्स दिए, तो आपके पास ओवरऑल 30 ग्राम चिप्स है। अब आप ये नहीं बोल सकते ये चिप्स में जो 30 ग्राम है ना, ये मम्मी ने 10 ग्राम दिए, पापा ने 20 ग्राम दिए, पर इसमें ना केवल और केवल 5 ग्राम चिप्स है। दिस कैन नेवर बी पॉसिबल। मास खत्म नहीं हो सकता खुद से, मास कभी भी खुद से खत्म नहीं हो सकता। ऑपोजिट भी नहीं हो सकता कि मम्मी ने 10 ग्राम चिप्स दिए, पापा ने 20 ग्राम चिप्स दिए और मेरे पास 50 ग्राम चिप्स हो गए अपने आप से, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो मास किसी भी रिएक्शन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मैटर में कंजर्व्ड रहता है, मास कंजर्व्ड रहता है, ना ही तो वो बेटा इंक्रीज करेगा ना ही तो डिक्रीज करेगा, इट विल रिमेन सेम ओनली। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वापस से मैम एक बार और 101वीं बार और समझा दो मैम, चलो 101वीं बार और समझाते हैं। तो मास इज कंजर्व, जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही आप उसे कभी भी खत्म कर सकते हो। अगर मैंने एक रिएक्शन में x ग्राम कोई भी सब्सटेंस का डाला तो ऐसा नहीं है कि वो 0 ग्राम बन गया x की जगह, वो कुछ और बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। जितना आपने उस चीज को यूज किया है वो उतना ही हमें प्रोडक्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये होता है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन हमने ली तो उसमें ना ही तो मास अपने आप से पैदा हो जाएगा, भाई हम जितना ग्राम उसमें रिएक्टेंट डाल रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ 1 ग्राम चीज ले ली और 10 ग्राम बन गई वो रिएक्शन में जाने के बाद। एक केमिकल रिएक्शन में मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है मैम, ठीक है। किसने दिया था मैम ये रूल? ये लॉ दिया था हमें एंटोनियो लेवोशियर ने। दिस रूल वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवोशियर। लेवोशियर ध्यान से सुन लो बेटा, अगर मैम अभी एमसीक्यूज कराया मैम ने, अभी मैम एमसीक्यूज कराएंगी एंड अगर तुमने फिर बोला ना कि हमें तो नहीं आया, तो स्क्रीन के अंदर आके मैं तुम्हें पीट दूंगी, समझ रहे हो? तो ध्यान से सुन लो मेरी बात को, एमसीक्यूज के टाइम पे फिर तुम लोग इतना मुंह नहीं चलना चाहिए। उसके बाद जितना तुम लोग चैट बॉक्स में बातें कर रहे हो उस टाइम पे आंसर्स में भी फिर इतने ही आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। चलो, दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। खैर हम इसको अभी समझेंगे रिएक्शन से, चलो समझते हैं। मान लो मैंने आपसे बोला वही ले लो, H2 प्लस O2 से मिला H2O, ठीक है। तो अगर मैंने बोला ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? जो शुरुआत में रिएक्शन के होते हैं प्रेजेंट और वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं। जब रिएक्टेंट मिलेंगे तो फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, जब रिएक्टेंट मिलेंगे तो फिर प्रोडक्ट बनता है। तो जो रिएक्टेंट का बेटा मास होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के। क्या बोल रही है मैम? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। किसे किसे आ गया बता दो चैट बॉक्स में, किसे किसे आ गया?
किसे किसे आ गया इन द चैट बॉक्स? क्लियर हो गया? बताओ क्या हमें ये चीज क्लियर हो गया? वापस से 2001वीं बार मैम और समझा देती है इस बात को। इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बताओ क्लियर हो गया? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब 3001वीं बार भी समझना है, वैसे 2001 के बाद 2002वीं बार हम समझने जा रहे हैं, तो इसको हम एक क्वेश्चन से भी चलो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, चलो देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट। ठीक है, वैसे आपको अगर ये फॉर्मुलाज नहीं भी पता है ना तो देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि ये आपके बुक में ऑलरेडी गिवन थी रिएक्शन। ठीक है, मैंने हटा दिया ताकि आपको मैं समझा पाऊं। आपको फॉर्मुलाज अभी नहीं याद करने, क्योंकि आप तो फॉर्मुला बनाना सीखोगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सिर्फ सुनो। इथेनोइक एसिड सोडियम इथेनोएट आपस में रिएक्ट करके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ठीक है, सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं ना, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हो गए हमारे, एंड बाकी तीनों हमारे प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहे हैं कि मैम बोल रहे हैं ये सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन करी मैम, रिएक्शन करी विद इथेनोइक एसिड, और दोनों ने मिलके क्या क्या बनाया, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बनाया। बोल क्या रहे 5.3 ग्राम था आपके पास सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ है, टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। ये 8.2 ग्राम है आपके पास, है ना, 8.2 ग्राम, एंड 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास बेटा है 2.2 ग्राम का, एंड 0.9 ग्राम बन के आ रहा है वाटर, 9 ग्राम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है मैम, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो ऑल राइट, शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें एक रिएक्शन दी है और बोल रहा है चलो इसको प्रूव करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बोल रहा है मैंने तुम्हें एक रिएक्शन दे दी, तुम प्रूव करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, होता क्या था मैम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या था, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। मास ना ही तो क्रिएट हो सकता है रिएक्शन में, ना ही तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना, है ना। तो ये होता है मैम हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो बताओ क्या हम शो कर सकते हैं, या चलो आपने शो तो कर ही लिया होगा, शो करने में तो तुम लोग माहिर हो, है ना। तो मुझे ये बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या ये सच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो येस और नो में आंसर दो चैट बॉक्स में, जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर दे दो मुझे चैट बॉक्स में। आया आंसर, यस नो, यस नो, बहुत सारे यस नो आ रहे हैं, एक बोलो ना यार, एक बोलो ना। ठीक है, ओके, चलो तो कुछ लोगों ने नो कहा है, बाकी सबने यस कहा है। चलो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, लेट्स सी। तो हमारे पास क्या है मैम, सबसे पहले ये रिएक्टेंट है हमारे, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना। तो कर लेते हैं हम ये चीज, चलो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 5.3 प्लस 6 ग्राम इज इक्वल टू होना चाहिए 8.2 प्लस 0.9 प्लस 2.2 ग्राम के बराबर। ठीक है, चलो चेक करते हैं ये चीज सही है नहीं। 5.3 प्लस 6 10 11 11.3 आ रहा होगा, ये तो है ना 11.3 ग्राम इज इक्वल्स टू, ये चेक करो 9 10 11 12 13 1 कैरी 3 8 प्लस 3 कितना होता है 11.3 ग्राम। तो यस प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। मतलब इस रिएक्शन में ना ही तो किसी का मास बढ़ा ना ही तो किसी का मास घटा, यानी कि इस रिएक्शन में क्या बोल सकते हैं हम, वी मस्ट से फ्रॉम दिस दैट द मास इज कंजर्व्ड
इन दिस रिएक्शन द मास इज कंजर्व्ड, इस रिएक्शन में मास कंजर्व्ड रह गया, ना ही तो बढ़ा ना ही तो घटा, है ना। तो ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है क्वेश्चन तो बता दो यार, अगर हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो बता दो। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, बोलते हैं कि मैं ना तुम्हें इसका मास दे रहा हूं, है ना, और इसमें से किसी एक का मास हटा देंगे, मान लो इसका मास आपको हटा देंगे, बोलेंगे अब मुझे बताओ वाटर का मास क्या है, तो हम कैसे बताएंगे, हम इसका मास निकाल लेंगे, है ना, और यहाँ पे जो दो आंसर्स आए उसको माइनस कर देंगे इससे, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये दोनों बराबर लाने और हिसाब से किसी का भी मास ये छुपा देंगे ना तो भी हम आंसर दे लेंगे, है ना, हमारे बच्चे इसका आंसर दे लेंगे। हमारे मतलबी बच्चे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में मतलबी हैं, पॉजिटिव वे में मतलबी हैं, है ना, है ना। चलो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ आपने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है मैम। दूसरा लॉ होता है बेटा आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सुनिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो मैं इसके लिए ना एक काम करते हैं, हम ना 3 बच्चों को उठाते हैं। कौन से 3 बच्चे ले लें, रुक जाओ चैट्स धीरे करो। यशिका दिख गई मुझे, यशिका दिख गई, मिस यूनिवर्स नहीं इतना ऊपर नहीं जा सकती। यशिका दिख गई, भव्या दिख गई मुझे, और सुजल दिख गया। यशिका, भव्या, सुजल, यशिका, भव्या, सुजल, ठीक है। मुझे 3 बच्चों के नाम दिख गए, 3 बच्चों के मुझे नाम दिख गए। अब मैं इन तीनों बच्चों के घर गई, ये हमारे टॉपर्स थे, ठीक है, ये हमारे टॉपर्स स्टूडेंट हैं, ये हमारे मतलब ही टॉपर्स स्टूडेंट बन गए हैं, ठीक है भाई। अब टॉपर्स है तो इनके घर विजिट करना था, ठीक है, टॉपर्स है तो इनके घर विजिट करना था। अब मैं घर गई इनके, ठीक है, एक एक करके। तो हमारी पूरी नेक्स्ट टॉपर्स की टीम जा रही है, ठीक है। तो हम पहले गए यशिका के घर में। यशिका एकदम मतलब लड़कियों का नाम ऊपर करते हुए यशिका से हमने बोला और यशिका कॉन्ग्रेचुलेशन, सारी फॉर्मेलिटीज करी। फिर यशिका ने बोला कि मैम क्या खाओगे, ये वो, वैसे खाने की बात आ जाएगी तो मैं बहुत सारा मेन्यू दे सकती हूँ, बट चलो ठीक है। फिलहाल यशिका ने बोला कि यार, यशिका ने बोला कि पानी दे देते चलो मैम को, तो यशिका पानी लेके आई, पानी, यशिका भी पानी लेके आएंगी। भव्या के घर जाएंगे तो भव्या भी पानी लेके आएंगी, एंड सुजल के घर जाएंगे तो सुजल भी पानी लेके आएंगे। तीनों बच्चे भाई हमारे लिए पानी लेके आ गए, तीनों बच्चे हमारे लिए क्या लेके आ गए, पानी लेके आ गए मैम, ठीक है। अब सुनना क्या होगा, पहले यार रुको, मैं तुम्हारी चैट्स प्राइवेट करूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हो, रुक जाओ आज तुम। वाओ, चैट्स तुम्हारी प्राइवेट क्यों नहीं हो रही है? अच्छा ओके, हो गई थी मे बी, लेट्स चेक, मे बी हो गई है, वापस अभी मैं देखूंगी। बहुत बातें करते हो यार तुम लोग, बहुत ज्यादा बातें करते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा मैंने प्राइवेट पब्लिक ऐसा कर करके पब्लिक कर दिया क्या उल्टा? चलो ठीक है, अभी हम आएंगे उस पर, मैं उसमें फिर से आऊंगी। पहले तुम यहाँ पे नहीं, तुम लोग बहुत बातें, अब नो मैम मत लिखो, प्राइवेट होगी आज तुम्हारी चैट्स, ठीक है। अब तीनों के घर गए, तीनों पानी लेके आए। अब यशिका बीइंग अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छी बच्ची, यशिका लेके आई है आरओ का पानी, आरओ का पानी ले आई यशिका, ठीक है, ठीक है। भव्या के पास गए, भव्या ने कहा अरे यार पानी तो घर में है ही नहीं, क्या करें, टंकी का पानी ले लेते हैं, टंकी का पानी ले आई, ठीक है। सुजल के घर गए, सुजल भी लाइक घर भर से पानी नहीं लेंगे, पानी नहीं वेस्ट करेंगे, हम बाहर जाके समुद्र से पानी ले आएंगे, रिवर का पानी ले आएंगे, आसपास रिवर था, पानी घर पे खत्म हो गया तो ये ले आए रिवर का पानी। समझ रहे हो तुम लोग? सुजल बेटा ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ चलो, तो हमने लेट कर ली ये 3 सिचुएशंस। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, हो सकता है मुझे इनका किसी का भी टेस्ट अजीब लगे, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन क्या इन तीनों में वाटर जो पानी है, हमेशा जो हमारा पानी है वो तो हमेशा H2 ही रहेगा, इट विल रिमेन H2O ओनली, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन डिराइव्ड, कहां से आया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी हमेशा H2O ही रहेगा। यानी कि पानी को अगर मैं देखूंगी तो H हमेशा 2 टाइम्स रहेगा, इस 2 H का मास के अगर हम हिसाब से देखें तो H2 होता है और ऑक्सीजन होता है आपका 16, या जिसको आप 1:8 बोल सकते हो। इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेशियो है। ऐसा नहीं है कि भाई भव्या वाला पानी H3O बन गया, सुजल वाला पानी H5O7 बन गया, दिस कैन नेवर बी पॉसिबल, दिस विल रिमेन H2O ओनली, no matter from which source it has been derived, no matter from which source it has been derived,
water, the formula of water, the ratio of water will always remain constant. Formula will always remain constant. कोई फर्क नहीं पड़ता आप पानी कहाँ से ला रहे हो, उसमें कितनी इंप्योरिटीज है, क्या है, वो अलग बात हो गई, वो सेपरेट चीज हो गई, पर वो हमेशा H2O ही रहेगा. जैसे कि कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट आप क्या बोलते हो उसको, मिट्टी के अंदर से निकाल रहे हो, आप कहीं से ला रहे हो, आप माउंटेन से ले आ रहे हो, कहीं से ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कॉपर कार्बोनेट का ही फॉर्मूला दिखाएगा, CuCO3, वो हमेशा सेम रहने वाला है. ठीक है, तो यही होता है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. क्या हमें याद रहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इस एग्जांपल से? अभी रीड भी कर देंगे, बस हमें इस एग्जांपल से पहले याद रखना था इस चीज को, है ना, पहले हमें इस एग्जांपल से इसको याद रखना था. पहले सुनो ये कहता क्या है. इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. बेटा प्लीज इसमें स्पेस दे देना, स्पेस दे देना, ठीक है. किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में उसके जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डेफिनेट रहते हैं बाय मास. हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2:16 या जिसको आप 1:18 की रेशियो में बोल सकते हो, हमेशा वैसे ही रहेंगे. ये कभी चेंज नहीं हो सकता. ये मैम अगर किसी को नहीं पता 1:8 कहाँ से है, तो बेटा हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, और ये 2 टाइम है तो 1 × 2 करोगे, 2 टाइम है तो 1 × 2 करोगे तो ये 2 आ गया. एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU. ठीक है, और इसी को आप ओवरऑल लिखोगे तो 2:16, जिसको आप क्रॉस आउट करके 1:8 बोल सकते हो. ठीक है, तो मतलब इफ इन केस आपको नहीं पता तो इसका ये मतलब है. ठीक है, यस यस यस. तो नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन डिराइव्ड, जो भी सब्सटेंस है उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका बाय मास जो रेशियो आप निकालोगे, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, ठीक है भाई. नो मैटर हमारे बच्चे जैसे मैं, हाँ एक और एग्जांपल हो सकता है इसका. नो मैटर हमारे बच्चे हमें लखनऊ से देख रहे हैं, हमें मुंबई से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, असम से देख रहे हैं, कहाँ से भी हूं, है ना, बट उनका प्यार हमारे लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है. अच्छा लगा तुम्हें ये एग्जांपल? अच्छा तो था ना, ऐसे तो नहीं बोलोगे अरे नहीं नहीं ये वाला गलत था, ये वाला एग्जांपल गलत था, पहले वाला समझ में आ गया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना. ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. नो मैटर हमारे बच्चे किसी भी क्लास में चले जाएं, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. देख रहे हो कैसे मैं तुम लोग ऐसे अपनी बातों में कर रही हूं मैं. जोक्स अपार्ट. ठीक है, तो इन शॉर्ट इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बाय मास. ठीक है, क्या हमें ये वाली बात समझ में आ गई? चलो इसके बारे में और जानते हैं, एक बार और समझते हैं इसको. ये लॉ वैसे दिया किसने था मैम? तो इस लॉ को बेटा हमें दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने. किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने. AMU बेटा उसकी यूनिट होती है. AMU इज कहाँ गया? एटॉमिक मास यूनिट. कुछ नहीं, आप ग्राम लिख लो चलेगा, ग्राम लिख लो चलेगा. ठीक है, AMU और ग्राम बराबर ही होता है, तो ग्राम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. एटम का मास होता है वो. ठीक है, चलो चलो. किसने दिया था मैम ये रूल, ये लॉ? दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट. ठीक है, यस मैम. Many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportions. क्या लिखा है? बहुत सारे बेटा कंपाउंड्स होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं. यस मैम. और हर एक कंपाउंड जो होता है उसमें सेम एलिमेंट, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं. जैसे मैं कभी NaCl को Na2Cl नहीं लिखूंगी, मैं कभी मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg4O7 नहीं लिखूंगी, मैं कभी वाटर को H5O नहीं लिख सकती. दिस कैन नेवर बी पॉसिबल. हम अपने मन से कोई एलिमेंट्स ऐसे नहीं लिख सकते. वो तो खैर वैलेंसी से आप केमिकल फॉर्मूला निकाल लोगे, वो अलग बात है, बट उसके अलावा भी आप कभी अपनी मर्जी से नंबर्स नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, इररिस्पेक्टिव वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर्ड इट. हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसने RO का पानी दिया, किसने टंकी का पानी दिया, किसने रिवर का पानी दिया. पानी अगर केमिकली देखोगे वो H2O ही रहेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ा कि पानी यशिका ने दिया, भव्या ने दिया, सुजल ने दिया, कौन उस पानी को लेके आ रहा है, कहां से वो पानी आ रहा है. केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो हमेशा H2O रहने वाला है ना. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो हमेशा H2O ही रहने वाला है. लास्ट टाइम मैं इसको वापस से रीड कर रही हूँ. बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो 2 या 2 से डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, है ना. उन सच कंपाउंड्स में जो भी वो जिन भी एलिमेंट से मिलके बने होते हैं उनका प्रोपोर्शन या रेशियो बोल लो वो हमेशा सेम रहता है बाय मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्हें कौन लेके आया है, वो कहाँ से आए हैं, वो हमेशा फॉर्मूला उनका बाय मास हमेशा सेम रहने वाली है सारी चीजें. चलो 1001वीं बार इस डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं. इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स are always present in definite proportions by
मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो बाय मास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो बाय मास डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। चलो भाई चैट बॉक्स में मुझे बता दो किसे किसे ये वाला लॉ भी क्लियर हो गया। बताओ भाई, क्या आपको भी ये लॉ क्लियर हो गया? क्या आपको भी ये लॉ क्लियर हो गया? बताओ, क्लियर, यस और नो? क्लियर करने नहीं आए हो, क्लियर मत बोल देना मुझसे। क्लियर करने तो तुम आए नहीं हो, है ना? क्लियर करने तो तुम आए ही नहीं हो, तुम आए हो क्लियर करने। हो गई चैट्स प्राइवेट हो गई। तुम आए हो क्लियर करने, बहुत अच्छे से क्लियर करने, है ना? आ गया, वेरी गुड। चलो अब आप ये भी याद रखिएगा, ये दोनों लॉ आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे। दोनों लॉ एज इट इज क्लास 11th में भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो याद रखना इन दोनों लॉ को। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, ताकि हमें ये क्वेश्चन भी, ये वाला लॉ भी क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन किया एक रेशियो में 1:8 में। अच्छा, तो मतलब मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:8, वो है 1:8, ठीक है? बाय मास का मतलब क्या है? बाय मास का मतलब क्या होता है मैम? मतलब है बेटा, ग्राम के टर्म्स में लेना हो तो ले लो, एमयू के टर्म्स में लेना हो तो ले लो। हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना? विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में बोल रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए। तुम 1 ग्राम हाइड्रोजन जब लेके आओगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन ले आए, 3 ग्राम हाइड्रोजन ले आए, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम ले आए, तो हाउ मच मास या हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा बेटा? बताओ कितना ऑक्सीजन लगेगा? बताओ भाई, बोलो। 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए, तो अगर बोल दिया कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा? आ गया ना सबका आंसर? क्या बात है, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया 3 × 8। सबने चैट बॉक्स में आंसर दे दिया है ऑलरेडी, वेरी गुड। 24 ग्राम विल बी द फाइनल आंसर, है ना? 1 ग्राम हाइड्रोजन, इफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इफ देयर इज 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, देन वी मस्ट से कि यहाँ पे ऑक्सीजन शुड बी 24 ग्राम, है ना भाई? ऐसा समझ लो, एक चॉकलेट 8 रुपए की है तो 3 चॉकलेट कितने की होगी, है ना? 3 × 8 24, है ना? यूनिटरी मेथड, सिंपल सा मैथ्स का यूनिटरी मेथड लगेगा, है ना? क्लियर हो गया क्वेश्चन? बताओ, हमें दोनों लॉ समझ में आए? क्या हम सभी को दोनों लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गए, है ना? क्लियर हो गए दोनों लॉ बेटा? क्लियर हो गए, अच्छे से हुए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी। क्या है ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन, 1808 की ये बात है। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था इनको, क्योंकि इनकी थ्योरी वाज नॉट दैट इजी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, इनकी थ्योरी के ऑलमोस्ट जितनी बातें इन्होंने बताई थी वो गलत निकली थी आगे चल के, पर फिर क्यों इतनी इनके बारे में तारीफ हुई और इनका इतना मान सम्मान किया जा रहा है मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि जॉन डाल्टन जिस टाइम पे ये एटम की बातें चल रही थी किसी सदी में, है ना, बहुत टाइम पहले जो लोग बैठ के बातें किया कर रहे थे एटम के बारे में, इन्होंने कुछ बातें बताई उसके बारे में विद प्रूफ्स। मतलब इन्होंने बातचीत नहीं कर रहे थे किसी चीज से, इन्होंने एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया, है ना? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया था, है ना? ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली। ये टीचर बने थे, इनका जो स्टार्टिंग में जो ये काम करते थे ये टीचर थे, ही वॉज अ टीचर। फिर उन्होंने ये प्रिंसिपल बन गए थे उस स्कूल के। फिर उसके बाद इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड यहाँ से करते करते इनकी काफ़ी अच्छी जर्नी रही, ठीक है? और 1808 में आके इन्होंने एक डिस्कवरी करी जिसको इन्होंने बोला एटम। मतलब एटम के बारे में कुछ कहानी बताना इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो 1808 ईयर भी आपको याद रखना है। 1808 जॉन डाल्टन ने प्रेजेंट की अपनी एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ
ऑफ मैटर। इन्होंने बोला मैं तुम्हें समझाता हूं, ये जो मैटर आप देख रहे हो ना, दुनिया में जितनी चीजें मैटर हैं, आप बोल रहे हो कि ये भी मैटर है, वो भी मैटर है, वो कैसे है, कैसे बना है, क्या है उसमें, उसके बारे में जॉन डाल्टन ने बताना शुरू किया। तो 1808 में जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या समझाना स्टार्ट किया, अपनी एटॉमिक थ्योरी को समझाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी को बताना स्टार्ट कर दिया। डाल्टन्स थ्योरी ऑफ मैटर बिकम वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब जिस बारे में तो बात चल ही नहीं रही थी, मतलब उस टाइम पे इंसान क्या करता था, सोचो। आज तुम घर पे बैठ के ऐसी कोई चीज बता रहे हो, एटम वेटम नहीं, हम तो बैठ के पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, है ना। बट इन्होंने कितनी बड़ी बात बताई उस टाइम पे। तो एज आई सेड, इनके ये क्यों हम इतनी तारीफ कर रहे हैं इनकी थ्योरी पढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत से पोस्टुलेट्स आगे चल के इनके गलत भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, जैसे आप 11th-12th में भी पढ़ोगे, ऑलमोस्ट सारे पोस्टुलेट्स आगे चल के गलत नहीं बोलोगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, है ना। तो बोला जाता है मैम पढ़ाते ही क्यों है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये थ्योरी जब आप पढ़ोगे तब आप समझोगे अच्छा ऐसा पहले माना जाता था, फिर ये चेंजेस करके वैसा बोला गया कि अच्छा ये एटम में है। ठीक है, सो यस दैट्स द रीजन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या बातें कही थी इन्होंने एटम के बारे में, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड। पहला पोस्टुलेट, हर एक मैटर, दुनिया में जितनी चीजें मैटर है, तुम तो सॉरी ये हुए तुम, मैं, कंप्यूटर, स्क्रीन, एसी, लाइट्स, हर दुनिया की जो चीज जिसको हम मैटर बोल रहे हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। हर दुनिया की चीज जो हम मैटर बोल रहे हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना है ना। और उसका नाम है एटम, उसका नाम है एटम, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। क्या बोला मैम वापस से, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे आप एटम्स बोलते हो, जो कि केमिकल रिएक्शन में आपको दिख रहे हैं, पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसे आप बोलते हो एटम। पहला पोस्टुलेट। वापस से मैम वापस से, हर एक मैटर दुनिया में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम मैटर बोलते हैं, जिसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। दूसरा पॉइंट, ये जो एटम है, मैटर एटम से मिलके बना है, पर एटम कहां से वर्ड आया था, एटोमियो, यानी कि वो अनकटेबल, अनडिविजिबल। हाँ, बस यही इन्होंने बोला एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसे आप अगर सोचोगे तोड़ लोगे तो तोड़ नहीं पाओगे तुम, है ना। इतना टूट गया बेचारा, अब तुम उसे और नहीं तोड़ सकते, तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, इनडिविजिबल है, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो एक रिएक्शन में, और ना ही तो आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला, चलो एक और, मैंने आपसे बोला H2O2 मिलके H2O बना रहा है, इतनी जल्दी जल्दी मैंने ये बात बोल दी। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन में मुझे कभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? मिल सकता है? नहीं मिल सकता मैम, कार्बन थोड़ी आपने रिएक्शन में लिया है, तो अपने आप थोड़ी क्रिएट हो जाएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस रिएक्शन को करने पे मुझे केवल O2 मिल जाता, है ना। तो हाइड्रोजन कहाँ गया? एक एटम कभी भी किसी रिएक्शन में ना ही तो क्रिएट होगा खुद से, ना ही तो डिस्ट्रॉय होगा खुद से। मास इज रिमेन कंजर्व्ड, मास ऑलवेज कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ रिएक्शन, है ना। तो इन्होंने भी यही बात बोली। इन्होंने बोला कि एटम ना इंडिविजिबल होता है, आप तोड़ नहीं सकते, और एक केमिकल रिएक्शन में ना ही तो अपने आप आ जाएगा, ना ही तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। सेकंड भी समझ गए हम पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एटम जो किसी भी एलिमेंट का है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो हमेशा सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा इन मास, आइडेंटिकल रहेगा बेटा इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मैम नहीं समझ में आया, चलो सोडियम को उठाओ। मैंने बोला सोडियम, अब ये सोडियम एक एलिमेंट है, ये सोडियम एटम से मिलके बना होगा, है ना। सोडियम ऐसे एटम से मिलके बना होगा, है ना। यस मैम। तो एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, इस सोडियम एलिमेंट की जब आप बात करोगे तो ये सोडियम एटम से मिलके बना है। भाई एलिमेंट एटम से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये एटम्स जो है ना बेटा, ये जो एक गिवन एलिमेंट के एटम्स है ना, इनका मास, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। मतलब मैम, मतलब इस सोडियम का मास मान लो 23 ग्राम है, तो इसका भी 23 ग्राम, इसका भी 23, इन सभी सोडियम का मास विल रिमेन 23 ग्राम ओनली। अगर इस सोडियम में बेटा +1 का चार्ज है तो हर एक में +1 का ही चार्ज रहेगा। मैम एक बार और यार, 1001वीं बार और,
1001वीं बार और इसको समझाओ। चलो ठीक है, समझते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका बाय मास, है ना, और उनका मास बोल लो, और साथ ही साथ उनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसका चार्ज हो, चाहे वो डक्टिलिटी हो, भाई ये जितना डक्टाइल ये भी उतना डक्टाइल, ये जितना मैलिएबल ये भी उतना मैलिएबल। तो एक एटम जो है, एक एलिमेंट में जो एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे हमेशा, चाहे आप उनका मास देख लो, चाहे आप उसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है। पोस्टुलेट मतलब पॉइंट्स यू कैन से, है ना, ये इनके हिसाब से ये पॉइंट्स थे एटम के बारे में। ठीक है, तो यस, बोलो किसे किसे तीनों पोस्टुलेट पहले क्लियर हो गए, फिर हम बाकी के 3 समझेंगे। बताओ किसे किसे ये क्लियर हो गए? क्लियर 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 हुआ कि नहीं? सच सच बताना। मैम तब तक रिपीट कर रही है, आप इसको बताओ क्लियर हुआ है नहीं। मैम रिपीट कर रही है एक बार, ठीक है, 2001वीं बार रिपीट करते हुए सुनो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? याद भी करते चलना है साथ में, समझने के साथ साथ। ठीक है, नंबर 1, मैम हर एक मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और ये एटम बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 2, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम को आप तोड़ नहीं सकते, है ना। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम एक बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है जिसे आप और नहीं तोड़ सकते, और एक केमिकल रिएक्शन में जब आप देखोगे तो उसे आप ना ही तो कभी भी अपने आप से बनते हुए देखोगे, ना ही तो खत्म होते हुए देखोगे, जो हमने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं अभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो याद रखना यही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ के आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि भाई एटम ना ही तो क्रिएट होगा ना ही तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। किस चीज में आइडेंटिकल होते हैं मैम? आइडेंटिकल बाय मास एंड ऑल देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैम ने रिपीट भी कर दी। चलो ऑल राइट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सुनना, मैंने बोला यार ये सोडियम था ना, ये सोडियम का एलिमेंट ना सोडियम एटम से मिलके बना है, सोडियम एटम से मिलके बना है। तुमने बोला अच्छा सही बोल रहे ला है मैम, तुम तो सही बोल रहे ला है, तुमने ऐसे बोला। तो ये सारे एटम्स का मास सेम, इन सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन वहीं अब मैं कॉपर को उठा लूं, मैंने कॉपर उठा लिया, मैंने कुछ भी उठा लो, क्लोरीन उठा लिया, क्लोरीन एटम से मिलके बना है ना, ये क्लोरीन से मिलके बना है। अब बेटा ये जो क्लोरीन और सोडियम है, सोडियम एंड क्लोरीन जो हमने दोनों एग्जांपल देखे, बेटा इन दोनों का कभी भी मास जो है वो सेम नहीं हो सकता। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम सेम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बोलो किसे किसे आया? सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, सेम एलिमेंट के एटम्स का मास भी सेम होता है और प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को देखोगे तो ना ही तो इनका कभी भी मास सेम होगा, ना ही तो इनका कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। भाई एक बात बताओ, सोडियम 23 ग्राम का है, तो कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो 23 ग्राम का है? कोई भी नहीं। कोई भी एक ऐसा एटम आप नहीं बता सकते, कोई एक ऐसा एटम होता ही नहीं है जो 23 ग्राम का हो। अब क्योंकि जितने भी एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं उनका मास अलग हो जाता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। मास और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही अलग हो जाती हैं। चलो एक लास्ट टाइम इसको समझते हैं, चलो वापस से लिखते हैं इसको। क्या लिखा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई अलग अलग एटम्स को उठा लोगे तो उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, चलो और सुनते हैं क्या लिखा है, और सुनते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब मैम आपने कभी ऐसा कोई कंपाउंड सुना है? कभी ऐसा कोई कंपाउंड सुना है जैसे कि H42O7 ऐसा कुछ, या 71 ऐसा नहीं। हम सुनते हैं H2,
हम सुनते हैं H2O, हम सुनते हैं MgO, हम सुनते हैं NaCl, हम सुनते हैं K2Cr2O7, है ना, हम सुनते हैं KMnO4, हम ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड सुनते हैं। मतलब हम कभी ऐसे 12 के बाद जैसे हमने बोल दिया कि 98 C98 ये हम ऐसे कोई कंपाउंड्स नहीं सुनते। मतलब जितने भी हमारे एटम्स हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं किसी सिंपल होल नंबर रेशियो में। वो बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, छोटे छोटे होल नंबर रेशियो में जुड़ रहे हैं, है ना। जैसे 1:8 में जुड़ गया, है ना, 1:8 में जुड़ गया, 2:3 में जुड़ गया, 1:7 में जुड़ गया, अरे 12:1 में जुड़, किसी भी रेशियो में हो सकता है, पर वो बहुत सिंपल रेशियो रहता है, ठीक है। तो एटम्स जो है बेटा वो कंबाइन करते हैं छोटे छोटे होल नंबर्स में, छोटे छोटे होल नंबर्स में, है ना, और वो कंपाउंड बनाते हैं। ये तो मैथ्स में पढ़ के आए ना, होल नंबर्स तो मैथ्स में पढ़ के आए ना, सब पढ़ के आए ना। मैम C12H22 वाला बताओ। अरे तो क्या हुआ, C12H22O11, बेटा इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 12:22:11 मैम, है ना। मान लो चलो यार है, पर ये भी एक स्मॉल नंबर ही है ना, ये भी एक स्मॉल नंबर ही है, ठीक है। वैसे तो होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आपके होते हैं वो सिर्फ 6-7 तक ही जाते हैं, बट ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट बहुत बड़े बड़े रेशियोज में कभी आप नहीं देख सकते, इससे बड़े रेशियोज में आप कभी नहीं देखते किसी भी चीज को। पढ़ के होल नंबर 0 1 2 3 4, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड, गुड गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। तो एटम्स कंबाइंस इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल होल नंबर। एटम कैसे कंबाइन कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे होल नंबर रेशियो में मैम कंबाइन कर रहे हैं और कंपाउंड बना के दे रहे हैं। क्या बना के देंगे, कंपाउंड बना के दे देंगे। क्या बना के देंगे, कंपाउंड बना के दे देंगे। लास्ट पोस्टुलेट सुनिए, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। बताओ, ये कहीं लाइन सुनी है तुमने? अगर सुनी है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मुझे देखना है ये कौन कौन बता पाएगा। ये लाइन हमने अभी अभी कहीं तो सुनी थी, पर कहाँ सुनी थी आप मुझे बताइए, आप बता पाओगे या नहीं। तब तक मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जो रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के एटम्स हैं, है ना, किसी भी नंबर्स में वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो जो रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे। मुझे देखना है कौन बता पाएगा, लेट मी सी, ये बात कौन बता पाएगा। हाँ जी भाई, हाँ जी, क्या बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड लॉ में हमने समझा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिख दूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, वेरी गुड। तो ये लॉ क्या, ये वाली लाइन क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव नंबर या जो अपने काइंड ऑफ एटम्स हैं, है ना, मतलब अलग अलग काइंड ऑफ एटम्स आपस में मिल रहे हैं, पर वो जिस तरीके से मिलेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। H2 हमेशा H2 रहेगा, है ना, NaCl हमेशा NaCl रहेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, कांस्टेंट है। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, एक गिवन कंपाउंड में वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आई होप सो आप ये भी समझ गए होंगे। चलो मैम इसको भी एक्सप्लेन कर देती हैं जल्दी से मैम, इसको वापस से रिपीट कर रही है और आपको पता ही है आपको चैट बॉक्स में क्या लिखना है, ठीक है। तुम्हें तो पता है भाई, तुम्हें तो पता है तुम्हें चैट बॉक्स में क्या लिखना है, तो लिख दो फटाफट से, मैम इसको एक्सप्लेन करती हैं दोबारा। फोर्थ रूल कहता है आपका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं, मान लो एक सोडियम का एटम है, एक कॉपर का एटम है, एक मैग्नीशियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, ये जो अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, इनका मास हमेशा अलग होगा बेटा, और इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सब अलग होगा, सारी चीजें अलग होंगी। मैम अगर सेम होता सोडियम के सारे एटम्स को, मैं इतने सारे सोडियम के एटम को उठा के ले आई, ये देखो, तो ये सारे एटम्स का मास भी सेम होगा और इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। लेकिन अगर उसकी जगह मैंने सोडियम उठा लिया, मैग्नीशियम उठा लिया, कॉपर उठा लिया, क्लोरीन उठा लिया, फ्लोरीन उठा लिया, हाइड्रोजन उठा लिया, और मैं इतने सारे एटम्स ले आई, तो इन सभी का मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ लॉ ये प्रॉपर्टीज ये कह रही थी, ठीक है। चलो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि एटम कंबाइन करते हैं आपस में, है ना, और एक कंपाउंड बनाते हैं, और ये हमेशा कंबाइन करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में, छोटे छोटे से स्मॉल सिंपल होल नंबर रेशियो में। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर्स के, और वो कंपाउंड बना देंगे। और लास्ट रूल क्या कहता है, ये तो हम पढ़ के ही आए कि जो हमारे रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स जो है ना, मतलब जितने भी काइंड ऑफ एटम्स को आप उठा के एक कंपाउंड बनाने जा रहे हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है उसका रिलेटिव नंबर, मतलब 2:1 रहेगा, है ना। जैसे आप ला रहे हो NaCl, तो सपोज आपने बोला 23 ग्राम NaCl लिया है और मैम 35.5 ग्राम Cl लिया है, तो ये हमेशा एक साथ इसी रेशियो में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे पोस्टुलेट्स। क्या आज का सेशन क्लियर हो गया, है ना? चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? बोलो, बताने वाली बात है,
बताने वाली बात है। कौन सा पोस्टुलेट था डाल्टन का जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा था? सेकंड वाला पोस्टुलेट था, देखो पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट 2। लेकिन बेटा आप 2 लिख के मत आना, आप 2 लिख के मत आना, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। एटम्स आर इनडिविजिबल लिख देते हैं, चलो इसको लिख ही लेते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, है ना, यानी कि एटम्स इन अ केमिकल, या ऐसे लिख लो एटम्स, मास ऑफ एन एटम लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, can be destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में ना ही तो किसी एटम का मास क्रिएट होता है ना ही तो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो आप लॉ देख लेना एग्जैक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। वो इंडिविजिबल होता है, ना ही तो वो टूट सकता है ना ही तो वो जुड़ सकता है, ठीक है। मैं चैट्स पब्लिक कर दे रही हूँ ताकि मुझे तुम लोग के आंसर्स तुम लोग भी देख पाओ, ठीक है। चलो चैट्स को पब्लिक कर दिया जाए, ठीक है। चलो ऑल राइट, ठीक है। तो ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। और क्या है? Which postulate of Dalton's atomic theory explain law of definite proportion? कौन बता रहा था law of definite proportion? सिक्स्थ वाला postulate 6 बता रहा था। बेटा आप postulate 6 लिख के आओगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये लिख के नहीं आना है, ये मैम ने क्योंकि इस सीक्वेंस में लगाया तो आपको समझाने के लिए, आपको नहीं लिख के आना है postulate 6, ठीक है। postulate 6 आप मत कभी भी लिख के आ जाना, ठीक है। क्या था postulate 6 भाई? atoms, the relative number and kind of atoms are constant, the relative number and kind of atoms always remain constant in a compound, है ना, in a given compound, in a given compound, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ये तो हमने पढ़ लिया था, है ना। चलो ऑल राइट। क्या फटाफट से हम 5-10 MCQs कर ले? बताओ क्या सभी रेडी हो? आज का सेशन क्लियर है तो रेडी हो गए तुम? भाई बता दो चैट बॉक्स में, क्या तुम रेडी हो? डर वर तो नहीं रहे हो? डर का माहौल तो नहीं है? देखो मिस एक्सेप्शन से पढ़ने के बाद अगर तुम्हें डर लग रहा है, अच्छा अभी याद आया मुझे, मैंने तुमसे बोलता ना कि अगर MCQs में बेटा उतना ही मुंह चलना चाहिए जितना तुम लोग का पूरी क्लास में चलता है। पूरी क्लास जब तक चल रही होती है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो और एकदम चैट बॉक्स एकदम भरी पड़ी होती है। वो तुमने मेरा वाला लाइव सेशन देखा था यूट्यूब वाला, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे थे। पर जब MCQs की बात आती है, जब क्वेश्चंस की बात आती है तो इतने आंसर्स नहीं आते। आई होप सो बेटा, ना ही तो तुमने कभी किसी से प्यार किया ना ही तो किसी को दिल दिया होगा, तो इसीलिए तुम आंसर दे सकते हो, है ना। रेडी, तैयार हो? चलो ऑल राइट। मेकअप मत करने लग जाना, तैयार मतलब नॉर्मल तैयार, मतलब पढ़ लिया होगा आपने। चलो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर, यार चैट रेट बहुत तेज हो गया और मुझे देखना इतना ही तेज रहेगा यानी, ठीक है। इन 3, 2, 1। इतना वैसे जोश होना नहीं चाहिए पर चलो ठीक है यार, हम मजे से पढ़ते हैं, हमारी मर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, who was the ancient philosopher who first proposed that matter is made up of indivisible particles called atoms? पहले एंशियंट फिलोसोफर कौन थे जिन्होंने हमको मैटर के बारे में बताया था कि वो टूट नहीं सकता, वो इंडिविजिबल है, एंड ड्रामा सारी बातें जो बताई थी। बताओ। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी डेमोक्रिटस एंड ऑप्शन डी महर्षि कन्नड़। बताइए ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर दे दिया, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। चुल्लू भर पानी लेके बेटा आपको बस डूबना मतलब पी लो बेटा, पानी पियो और क्लास में अच्छे से बैठो, है ना, अच्छे से पढ़ो। तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार निकल गए। हाँ तो बहुत ज़्यादा होशियार निकल गए। किससे पढ़ रहे हो तुम? मेरा नाम मत लेना बेटा, बस अभी 5-10 मिनट लगेगा। एंड द राइट आंसर इज नहीं, सी। हाँ घूम गया है क्या ऊपर का माल जो होता है? ये यहाँ पे जो रखा होता है हमारे, भगवान ने तुमको भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। कैसी बातें कर रहे हो ये?
डी कैसे आंसर होगा, ऊपर पढ़ो, एंशियंट फिलोसोफर। इंडियन फिलोसोफर कहां पे दिख रहा है तुमको? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। हाँ, क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस विल बी द राइट आंसर। डेमोक्रिटस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लिखा था स्लाइड में, तुमने नहीं देखा। अब ये मत बोलो तापुर मैम से पढ़ा है, पिट जाओगे तुम लोग। हाँ, गलत थोड़ी पढ़ा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये मत बोलना मैम कंप्यूटर के अंदर आके आप हमें पीटो, क्योंकि मैंने ऐसा बोला था स्टार्टिंग में। बेटा हरकतें तो तुम्हारी हैं, बट ठीक है, चलो ठीक है, इस बार माफ कर देते हैं तुमको। आगे बढ़े, आया? ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा जोश ठंडा कर दिया ना तुम लोगों ने, इतना ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, जोश के साथ स्टार्ट किया था हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। Which of the following is not a postulate of Dalton's atomic theory? इनमें से कोई एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है ही नहीं। ऑप्शन ए, atoms of same element are identical in mass and properties. Option B, atoms are indivisible and cannot be destroyed. Option C, atoms can combine in simple whole number ratios. Option D, electrons orbit the nucleus in fixed paths. A, B, C और D, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया? ए, बी, सी और डी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। आप दिया ना तुमने सबने करेक्ट आंसर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डी। ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात हमें डाल्टन ने नहीं बताई थी, वो सिर्फ एटम की बातें कर रहे थे, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एटम की ही बातें कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 MCQs है। आउट ऑफ 10 आपको अपने मार्क्स बताने हैं, ठीक है। एंड में आपको आउट ऑफ 10 अपने मार्क्स बताने हैं और सच सच बताना, समझे? एकदम सच सच बताना तुम लोग अपने मार्क्स, ठीक है। चलो भाई, 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हु एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में किन्होंने बताया था? ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी, जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन सी, एंटोनियो लेवोशियर। या फिर ऑप्शन डी, जोसेफ लुइस गै-लुसाक। ए, बी, सी और डी, किन्होंने हमें बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में? ए, बी, सी और डी। टिक टिक 1, टिक टिक 2। अंताक्षरी चल रही है कोई? हाँ, ए, बी, सी और डी, क्या लग रहा है आपको? ओके, डी, ओके, और बताओ। सी, बी, ए? नहीं बेटा, ऐसे अल्फाबेट नहीं खेल रहे हम लोग। A to Z नहीं सुनाना है, कोई एक आंसर होगा। क्या बात है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। इंप्रेस तो कर रहे हो तुम लोग मुझे धीरे धीरे, है ना। सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे करेक्ट आंसर्स, चैट बॉक्स बहुत, चैट रेट बड़ा ही तेज से चल रहा है। एंड वेरी गुड, द राइट आंसर इज एंटोनियो लेवोशियर। किससे पढ़ के आए हो, इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? मिस एक्सेप्शन नाम के टीचर से पढ़ रहे हो क्या आजकल? क्या कहना चाहते हो? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एंटोनियो लेवोशियर। एंटोनियो लेवोशियर ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट represents the law of definite proportion? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे सही तरीके से law of definite proportion बता रहा है? ऑप्शन ए, a compound's composition by mass only varies with temperature. ऑप्शन बी, any compound formed by the same element has same ratio of mass. ऑप्शन सी, mass of ratio of gases always follow whole numbers. ऑप्शन डी, in a compound formation volume ratios remain constant. A, B, C और D। ए, बी, सी और डी, क्या लग रहा है आपको? ए, बी, सी और डी, कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? बी, सी, ओके, ए, डी भी आ गया है, ठीक है। और बताओ क्या बात है। हाँ, अभी आए हैं बहुत सारे सही आंसर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एंड द राइट ऑप्शन है, सभी ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया है ना। स्टार्टिंग में 1-2 गलत आंसर आए, बाकी सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। एनी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द सेम एलिमेंट, अगर हो रहा है तो उसका रेशियो बाय मास भी हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में आ गए और 5वें क्वेश्चन के बाद अपने अपने नंबर भी बताने हैं तुमको, ठीक है। चलो,
Who is credited with discovering the law of definite proportion? Law of definite proportion को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी एंटोनियो लेवोशियर, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट या ऑप्शन डी एवोगाड्रो। बताओ भाई, ए बी सी और डी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। बस बस, इससे ज्यादा नहीं। ए बी सी और डी। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, सस्ता वो है। हम लोग खेल रहे हैं सस्ता पोल, इसको कहते हैं सस्ता पोल। चैट बॉक्स में जब आप आंसर देते हो तो ये हमारा सस्ता पोल होता है। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। तो मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा आंसर्स आए सी के लिए, विच इज द राइट आंसर। जोसेफ प्राउस्ट ने हमें डिस्कवर करके दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन द चैट बॉक्स 5 में से कितने नंबर आए? अभी 10 क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। 5 में से आउट ऑफ 5 आपने कितने बताओ गेन किए हैं? सच सच बताना यार, झूठ नहीं बताना, झूठ नहीं बोलना। टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों मैम? क्योंकि फिर नंबर देखने के बाद तुम्हारा सच सामने आ ही जाता है ना। तो जब तुम्हारा फाइनल मार्कशीट आती है तो सच सामने आ ही जाता है। चलो, आउट ऑफ 5 कितने कितने मार्क्स आए? कितने कितने मार्क्स आए? सच सच बताना, झूठ नहीं बिल्कुल भी। सी उसका करेक्ट आंसर था, वेरी गुड। 4, 5, अच्छा 5 तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है लाना, क्योंकि पहले वाला का जो तुम लोगों ने सबने आंसर दिया था ना, वो ऑलमोस्ट सभी ने गलत दिया था बेटा। 4 मैक्सिमम लोगों ने 4 लाए हैं मेरे ख्याल से, है ना? 4 आ रहे हैं, 4 3 भी है, ठीक है, ओके ओके। कोई यार यहाँ तो तुम 0 भी ले आओ, दिक्कत नहीं है, पता है वैसे तो नहीं लाना चाहिए आपको, बट यार एग्जाम में जाके 5 के आगे 5 ही दिखना चाहिए। यहाँ गलती करो चलेगा, यहाँ पे गलती करो चलेगा, यहाँ पे गलती करके यहीं पे सीख के बस जाना है, ये याद रखना। आप यहाँ आए हो, आपको यहाँ गलती करनी है कर लो, जो करना है कर लो, पर यहाँ से सीख के ही जाना है कि एग्जाम में नंबर ना कटे। ठीक है, चलो ऑल राइट, बाकी 5 ले आओ तो अच्छी बात है। चलो ऑल राइट, चलेगा चलेगा। आउट ऑफ 5 बहुत सारे बच्चों ने 4 3 ही मेरे पास आंसर्स आए ज्यादातर, है ना? 2 वो भी आए, चलो ठीक है, ऑल राइट, कोई नहीं। 6th क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन और है, तुम गेम पलट सकते हो। चलो, Who is credited with the formulating the first modern atomic theory around 1808? 1808 यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई कैन अंडरस्टैंड आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी ये क्वेश्चन देख के, है ना? कोई नहीं यार, हम तो बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देख के थोड़ा ईगो हर्ट हो जाती है ना। कोई बात नहीं यार, ईगो को साइड रख देंगे, ठीक है? देखो, जब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देख के ईगो को हमें थोड़ा सा साइड रखना है, ठीक है? थोड़ा सा साइड रखना है। चलो, साइड रख के हमें इसका आंसर देना है। वैसे तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमारे बच्चे मतलब ही बच्चे हैं, वो बड़े हो चुके हैं, उन्हें आता है। बताओ भाई, बता दो, ए बी सी और डी, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट आंसर दिख गया मुझे, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। 99% आई गेस सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। राइट ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन थे भाई, जिन्होंने हमें 1808 में हमें बताया था पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, है ना? चलो, 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ऑप्शन बी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज हैव आइडेंटिकल मास। Option C, atoms of the same element may differ in mass when isotope exists. Option D, atoms can be subdivided into electrons and protons. जॉन डाल्टन के हिसाब से इनमें से कौन सा पॉइंट बेटा करेक्ट दिया है? इनमें से कौन सा पॉइंट जॉन डाल्टन के हिसाब से करेक्ट है? मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ऑप्शन ए, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, है ना? ऑप्शन बी, atoms of different elements have same mass, identical mass. Okay. Option C, atoms of same element have different mass. Okay. Option D, atoms can be subdivided into proton, neutrons, electrons. बताओ। Very good, very good. The right option is option A. बाकी सारे पॉइंट्स गलत है। बाकी के 2 तो देखो ऑपोजिट लिखे हुए हैं, और तीसरा पॉइंट उन्होंने नहीं बोला था, बल्कि जॉन डाल्टन के हिसाब से तो सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अनकटेबल, इनडिविजिबल, है ना? चलो, 8th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक मॉडल? ऑप्शन ए, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, atoms can be created during nuclear reaction, atoms merge to form compounds. कौन सा सही नहीं है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से? ऑप्शन ए, मैटर छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है। ऑप्शन बी, एक एलिमेंट के एटम्स जो है वो हमेशा सेम रहने वाले हैं मास में। ऑप्शन सी, एटम ना ही तो क्रिएट हो सकता है, सॉरी, ऑप्शन सी, एटम क्रिएट हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। एंड ऑप्शन डी, एटम मर्ज करके कंपाउंड बना लेता है, मतलब मिक्स होके कंपाउंड बना लेता है। ए बी सी और डी कौन सा गलत ऑप्शन है ये आपको बताना है, ठीक है? ए बी सी और डी,
ओके ओके, बहुत सारे बच्चों ने सी लिख दिया, वेरी गुड। कुछ बच्चे ए भी लिख रहे हैं, तो बेटा ए तो सबसे पहला बताया है उन्होंने, एटम्स आर इंडिविजिबल डाल्टन के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन ध्यान सुनो, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो बच्चे ए लिख रहे हैं वो इसलिए ए लिख रहे हैं, मुझे पता है कि मैम एटम तो डिवाइड हो सकता है, बट आपसे बोला जा रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या गलत है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से तो ये सही बात है ना कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो सही है। गलत जो है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन वाला। ऐसा कुछ भी डाल्टन ने नहीं बताया था कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम क्रिएट हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। इनके हिसाब से तो एटम ना ही तो क्रिएट होगा ना ही तो डिस्ट्रॉय होगा। 9th question, which assumption of Dalton's atomic theory did not hold true under modern discoveries। अभी नई डिस्कवरीज होने वाली है, तो उसके हिसाब से कौन सी ऐसा एक पॉइंट था जो डाल्टन का आपको लगता है कि गलत हुआ होगा। ऑप्शन ए, एटम्स कैन रीअरेंज इन रिएक्शन। ऑप्शन बी, एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। ऑप्शन सी, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ऑप्शन डी, एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। डिड नॉट होल्ड ट्रू अंडर मॉडर्न डिस्कवरीज। मॉडर्न डिस्कवरीज के हिसाब से, मॉडर्न डिस्कवरी के हिसाब से कौन सा ऐसे एक पॉइंट है जो अभी आगे चल के चेंज होने वाला हो सकता है, बताओ। डिड नॉट होल्ड ट्रू, ए बी सी और डी। आपको क्या लगता है? अभी हम आगे कुछ डिस्कवरीज समझेंगे तो कुछ गलत भी हुआ होगा, तो आपको क्या लगता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। डी भाई, हमें पता है एटम इज डिविजिबल, डिविजिबल होता है हमारा एटम, तोड़ सकते हैं हम एटम को भी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आया है? उसको तोड़ने से आया है, ठीक है, तो हम उसको तोड़ सकते हैं। तो एटम इज डिविजिबल, जो आगे मॉडर्न थ्योरीज में आप पढ़ोगे, जॉन डाल्टन के हिसाब से नहीं, पर जॉन डाल्टन की ये एक बात थी, डिड नॉट होल्ड ट्रू अंडर मॉडर्न डिस्कवरीज। मॉडर्न डिस्कवरीज के हिसाब से ये वाली बात पूरी तरीके से डाल्टन जी की कही हुई गलत मानी जाती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आ जाए, लास्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which original postulate of Dalton's theory is fully valid even in modern chemistry? ऐसा कौन सा postulate होगा डाल्टन जी का जो कि पूरी तरीके से सही माना जाएगा अपने मॉडर्न डिस्कवरीज में? ऑप्शन ए, all atoms of same element are identical in mass. Option B, atoms are indivisible. Option C, atoms combine in simple whole number ratios. And option D, atoms of two different elements are chemically different. A, B, C और D, क्या लगता है आपको? मतलब आपको क्या लगता है, आप अभी यही बता सकते हो, बाकी तो मैम आपको आंसर दे देंगी, फिर हम आगे डिस्कवरीज में ये बात समझ पाएंगे। A, B, C और D, A आ रहा है, D आ रहा है, ओके, अब तो A, B, C, D सारे ही आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैम आपको बता देती है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ऐसी कौन सी डिस्कवरी है ओरिजिनल पोस्टुलेट की, वैसे बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया, तो वेरी गुड, जो कि फुल्ली सही होगी अभी मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से, वो है बेटा ऑप्शन डी। डी, एटम अगर दो डिफरेंट एलिमेंट के आप देखते हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट रहती है, ये ऑप्शन सही निकलेगा आगे चल के। बताओ भाई, आउट ऑफ 10 आप कितने आंसर लेके आओ? यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको इन केस बाद में कभी देखना हो तो, ठीक है। बताओ भाई, किसे किसे आज का सेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया? बताओ इन द चैट बॉक्स। और आउट ऑफ 10 अपने मार्क्स भी बताने हैं भाई, आउट ऑफ 10 अपने मार्क्स भी बताने हैं। कितने हैं आउट ऑफ 10? 7, 5, 8, 9, ओके 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 ओके। बहुत सारे लोगों के 8 आए, कि अगर मैं एवरेज निकालूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 8 आए हैं, ओके। 7 भी आए, 7, 8, 9 के बीच में सब लोग है ना, ठीक है ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। एज आई सेड, गलती करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने गलती करी। आई होप सो आपको सीखने को मिला होगा। आउट ऑफ 10 आपके कुछ मार्क्स आए होंगे आज के टॉपिक से, एंड आज का लेक्चर हो गया होगा तुम सभी को एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया है ना? बताओ, आज के बाद क्लियर का मतलब समझते हो ना? आज के बाद तुमसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कोई कुछ पूछेगा ना तो तुम किसी को भी समझा सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये चैप्टर, ये लेक्चर हो गया है परफेक्टली क्लियर। हो गया है ना? हो गया तो यार चैट रेट बहुत हाई होना चाहिए इसके लिए, चैट रेट बहुत हाई होना चाहिए। एंड में बता दो जल्दी से, क्या आज का लेक्चर आपको हो गया है क्लियर? हो गया? हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। तेज तेज और तेज चैट रेट होनी चाहिए, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर 1 ऑफ आवर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, एंड हम कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ, परसों मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ, एंड
ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स या 5 क्लासेस में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा विद अपना डाउट सॉल्विंग क्लास। मतलब 4 क्लास का सेशन है और एक आपका डाउट सेशन हो जाएगा, तो 5 में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है। दैट्स इट फॉर टुडे। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल वापस से 5 बजे। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।